जूही अंसारी मर्डर केस दिल्ली के एक इलाके में कचरे के ढेर पर पड़ा एक बॉक्स और उसमें रखी एक लड़की की लाश और उसके 7 अलग अलग कटे हुए टुकड़ों की एक खौफनाक कहानी है जिसने उस दिन सारे के सारे रिश्ते और इंसानियत को एक ही पल में शर्मसार करके रख दिया था। अब जरा आप ही सोचिए कि वो इंसान किस हद तक बेरहम होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और एक कार्टन बॉक्स में बंद उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसके साथ ये दिल को कचोट देने वाली घटना हुई होगी। तो दोस्तों कुछ देर के लिए दिल थाम कर बैठ जाइए रिश्तों का गला घोटने वाली इस कहानी को सुनने के लिए, और मेरी इस कहानी को सुनने के लिए एक्साइटेड भी होंगे तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये कहानी भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की है। दिल्ली में सरिता विहार नाम का एक रिहायशी इलाका है और इसी इलाके के आसपास काफी सारे प्लॉट खाली पड़े होते हैं और मैक्सिमम जगहों की तरह इन खाली प्लॉट्स पर भी जमकर कूड़ा कचरा और गंदगी पड़ी होती है और इन्हीं में से एक प्लॉट पर तो कचरे का बड़ा सा ढेर होता है। 21 जून सोमवार के दिन सुबह सुबह जब सरिता विहार के उन कचरे के ढेर के आसपास से लोग गुजरते हैं तो वहां पर उन्हें बड़ा सा बंद कार्टन बॉक्स और एक प्लास्टिक का बैग पड़ा हुआ नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कचरे के ढेर पर इस तरह की चीजें पड़ना तो एक नॉर्मल सी बात है। जी हाँ, एक नॉर्मल सी बात हो सकती है, लेकिन आसपास से गुजरते हुए लोगों को सबसे अजीब बात उस बॉक्स में ये लगी कि उन बॉक्सेस से कुछ अलग ही तरह की स्मेल आ रही थी और जो कि उन लोगों के जहन में कुछ बेचैनी जैसे सवाल खड़ी कर रही थी। और कुछ ही देर में वो सवाल आखिरकार उन लोगों को पुलिस को कॉल करने पर मजबूर कर देते हैं और बस कुछ ही मिनट के अंदर सरिता विहार थाने की पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और उन बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार इन बंद बॉक्सेस के अंदर क्या है जिनमें कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। चंद मिनट में ही पुलिस उन कार्टन बॉक्स को खोलती है और जैसे ही अंदर का नजारा उन्हें दिखाई देता है सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वहां पर मौजूद आसपास खड़ी भीड़ तो वो मंजर देखकर दूर से ही भागने लग जाती है। दरअसल कचरे के ढेर पर पड़े उन बॉक्स में एक लाश भरी हुई होती है और लाश भी कोई नॉर्मल लाश नहीं बल्कि 7 टुकड़ों में कटी हुई और प्लास्टिक और चावल की बोरियों में पैक करके उस ढेर पर उसे फेंका गया था। और उस लाश के हाथ, पैर, सर और धड़ सब अलग अलग थे। सर, पैर और हाथ दोनों एक बैग में बंद थे और बाकी के कटे हुए धड़ और पेट वाले हिस्से एक कार्टन बॉक्स में थे और इस तरह से फेंके गए थे कि जैसे किसी ने कोई कूड़ा कचरा किसी ढेर में फेंका हो। अब यहाँ पर पुलिस लाश को पहचानने की कोशिश करती है लेकिन उसका चेहरा इतना खराब हालत में था कि उसके चेहरे से उसे पहचानना तो शायद नामुमकिन सा था। लेकिन हाँ, बॉडी के शेप से पुलिस इतना जरूर पता लगा लेती है कि लाश किस लड़की की है। सबसे पहले तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या कोई इस लाश को पहचानता है, लेकिन पहचानना तो दूर की बात, लोग उसे देखकर दूर ही भाग रहे थे क्योंकि वो लाश देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। और यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी जब ये देखा तो उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक इंसान ही है। लेकिन क्या करे, वर्दी की खातिर उन्हें मजबूर उस लाश को बाहर निकालना ही पड़ता है। अब ये तो साफ था कि मामला कत्ल का है, इसलिए पुलिस लाश को उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। इस केस में पुलिस एकदम 0 लेवल पर थी क्योंकि पुलिस को उस लड़की का ना तो नाम मालूम था और ना ही पता। पुलिस के पास अगर कुछ था तो वो था एक बैग और एक बॉक्स और उसमें रखे उस लड़की के 7 अलग अलग टुकड़े और कुछ सवाल कि ये लाश और कातिल कौन है, उसने ये कत्ल कैसे और क्यों किया होगा। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो कहां से करे। तभी पुलिस की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जिस बॉक्स में उस लड़की की लाश मिली थी। उस कार्टन बॉक्स पर कुछ स्टिकर, कोड और एक कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस को एक उम्मीद मिली कि शायद हमें यहाँ से कुछ सबूत मिल सके और जिससे कि वो कातिल तक पहुंच सके। उस बॉक्स पर जिस भी कोरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था दरअसल वो कंपनी गुड़गांव में मौजूद थी। इसके बाद पुलिस तुरंत गुड़गांव में मौजूद उस कुरियर कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचती है और उस कार्टन बॉक्स की तस्वीरें वहां के मैनेजर को दिखाती है और पूछती है कि क्या इस तरह के बॉक्स तुम्हारी कंपनी से कोई ले गया था। तो कुरियर कंपनी में काम करने वाले मैनेजर उस बॉक्स को देखते ही पहचान लेता है और जवाब में कहते हैं कि हाँ, इस तरह के बॉक्स में हमारी कंपनी से जुड़े कस्टमर ने कुछ साल पहले यूएई से कुछ सामान मंगाया था। और इसके बाद पुलिस को यहाँ पर एक उम्मीद नजर आती है और उनको लगने लगता है कि अगर उस कुरियर वाले कस्टमर का पता लग जाए तो शायद उसके बाद हम जरूर कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस कुरियर कंपनी के उस मैनेजर से उस कस्टमर का नाम और पता पूछती है। तब कुरियर कंपनी वाले उस कस्टमर का नाम जावेद अख्तर बताते हैं। जावेद अख्तर, इस नाम को दोस्तों आप आखिर तक जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही वो शख्स होता है जो पूरे केस को कहां से कहां ले जाता है। और पुलिस की एक टीम फौरन जावेद अख्तर के ठिकाने अलीगढ़ पहुंचने की तैयारी करती है और साथ ही साथ पुलिस की एक और टीम उस लड़की के पहने हुए कपड़े और जिस चावल की बोरी में उसके टुकड़ों को पैक किया गया था
उसे लेकर आसपास के मार्केट में पूछताछ के लिए निकलती है। इस दरमियान पुलिस करीब 100 से भी ज्यादा कपड़ों और चावल की दुकानों पर पूछताछ करती है, लेकिन वहां से तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। लेकिन दूसरी ओर कुछ ही घंटों के बाद पुलिस की एक टीम जब जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंच चुकी होती है और इत्तेफाक से जावेद अख्तर भी पुलिस को अपने घर पर ही मिल जाता है। पुलिस वहां भी जावेद अख्तर को उस बॉक्स की तस्वीरें दिखाती है और जावेद बॉक्स की तस्वीर देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, ये बॉक्स आज से करीब 3 साल पहले मैंने यूएई से मंगाए थे। अब ये सुनते ही पुलिस का पहला शक तो जावेद अख्तर पर ही जाता है कि हो सकता है कि जावेद ही कातिल हो। लेकिन जावेद को शाहीन वाले उस मकान में ले जाने को कहती है जहां पर वो एक्स्ट्रा बॉक्स और किराएदार लड़के रहते हैं। इसके बाद पुलिस जावेद समेत शाहीन बाग पर उसी पते पर पहुंची जहां पर जावेद का एक और मकान था और जिसे जावेद ने एक इंजीनियर लड़के साजिद अंसारी और उसके परिवार को किराए पर दे रखा था। लेकिन जैसे ही पुलिस उस मकान के सामने दरवाजे पर पहुंचती है तो पुलिस को नजर आता है कि दरवाजे पर ताला लटक रहा है और अंदर से भी आवाज देने पर कोई भी नहीं बोल रहा है। और यहीं से पुलिस की शक की सुई आरिफ अंसारी पर बहुत ही तेजी से जाने लगती है, क्योंकि साजिद अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों और भाई समेत उस घर से गायब था। और जब इस बारे में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि साजिद ने तो ये घर छोड़ दिया है और अब वो शायद कहीं और जाकर रहेगा, क्योंकि वो 2-3 दिन से इस घर को छोड़ देने की बात कर रहा था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि साजिद ने जाते वक्त किसी को ये नहीं बताया था कि वो अब कहां पर जाकर रहेगा। यहाँ तक कि वो जाते जाते धोबी और किराना सहित तमाम लोगों के पैसे भी चुकाकर चला गया था। और इसके बाद तो पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि हो सकता है कि साजिद अंसारी ही कातिल हो और शायद कत्ल करने के बाद वो अपने पूरे परिवार सहित यहाँ से भाग गया हो। करीब 1 घंटे तक पुलिस शाहीन बाग के लोगों से साजिद के बारे में पूछताछ करती है और इसी बीच उन्हें एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है और वो जानकारी ये होती है कि साजिद का बड़ा भाई हस्मत अली अंसारी भी शाहीन बाग में ही रहता है और उसका घर साजिद के घर से थोड़ी ही दूर पर बगल वाली गली में मौजूद है। अब पुलिस को किसी भी हालत में कातिल का पता लगाना था, इसलिए वो बिना देरी करे साजिद के भाई हस्मत अली अंसारी के घर पहुंचती है और इत्तेफाक से हस्मत के घर पहुंचते ही पुलिस को हस्मत और उसका छोटा भाई साजिद अली अंसारी दोनों उसी के घर से सवाल जवाब करती। लेकिन साजिद और उसका भाई उस लड़की और उसके 7 टुकड़ों वाली बात से साफ इनकार कर देते हैं और पुलिस को अपनी झूठी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि किराए के मकान के अचानक छोड़ देने के बाद भी वो महज इत्तेफाक बताते हैं। लेकिन पुलिस सब तो उनके चेहरे और हाव भाव को देखकर समझ चुकी थी कि ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद पुलिस उस कार्टन बॉक्स की तस्वीर साजिद और उसके भाइयों को दिखाती है और वो देखते ही साजिद के पसीने छूटने लगते हैं और उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है और थोड़ी सी सख्ती दिखाते ही साजिद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, वो बॉक्स मैंने ही जाकर फेंका था और वो कत्ल भी मैंने ही किया था और जिसका कत्ल मैंने किया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी 27 साल की बीवी जूही थी, जिससे कि मैंने पहले तो मारा था, उसके बाद मैं और मेरे भाइयों ने मिलकर उसके टुकड़े किए और फिर उसे बॉक्स में पैक करके 20 जून की रात को कूड़े के ढेर पर ठिकाने लगा दिया था। दोस्तों, पुलिस को उस लड़की यानी जूही का कातिल मिल चुका था, जो कि खुद उसका शौहर साजिद अंसारी था। लेकिन इसके बाद हर एक के जहन में एक सवाल था कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि साजिद ने अपनी ही बीवी को इतनी दर्दनाक मौत दी थी। 22 जून मंगलवार को लाश मिलने के एक दिन बाद साजिद और उसके दोनों भाइयों की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद साजिद अपना बयान देता है और पूरी वारदात के बारे में पुलिस को साफ साफ बताता है और शुरू से अपनी कहानी बताना शुरू करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और वो साल था 2014, जब बिहार के चंपारण में रहने वाली 20 साल की जूही के पास एक अननोन नंबर से किसी लड़के का कॉल आता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि साजिद अली अंसारी ही होता है। उस वक्त जूही साजिद को ना तो जानती थी और ना ही उसने कभी उसे देखा था। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या फिर जूही की किस्मत, पहली बार में साजिद की बातों का जादू जूही पर इस कदर चलता है कि कुछ ही दिन में वो साजिद की दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते साजिद और जूही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्यार का रंग दोनों के घर वालों को दिखने लगता है तो उन दोनों के प्यार के बीच धर्म आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, वही हिंदू और मुस्लिम वाला धर्म, क्योंकि जूही हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी और साजिद एक मुस्लिम लड़का था। तो जाहिर सी बात है कि जूही का परिवार दोनों की शादी को लेकर साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन जूही को तो अब पूरी दुनिया में साजिद ही नजर आ रहा था, इसीलिए वो दोनों अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं और अपने एक अलग ठिकाने पर रहने लगते हैं। दोस्तों, जो साजिद था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसने एक इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो अब तक बेरोजगार था। और वहीं जूही एक अच्छे परिवार से थी और शादी के बाद बेरोजगारी की वजह से इन दोनों के खाने पीने तक के लाले पड़ रहे थे। इसलिए
दोनों दिल्ली जाने का फैसला करते हैं और ये दोनों शादी के एक साल बाद 2015 में दिल्ली के एक किराए के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अब भी साजिद को कोई ऑफिशियल वर्क तो नहीं मिल पाता, इसलिए वो दोनों कुछ छोटे मोटे काम करके अब तक अपना गुजारा करने लग गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहा और कुछ सालों में इनके 2 बेटे हो गए और साजिद के लिए परिवार की टेंशन और खर्च तीनों ही बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से साजिद और उसका पूरा परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अब दोनों मियां बीवी के बीच रोज पैसों को लेकर झगड़े हुआ करते थे और इसी बीच साजिद किसी और लड़की के प्यार में पड़ गया था। और ये बात कुछ ही दिन के बाद साजिद की बीवी जूही को भी मालूम पड़ जाती है और उसके बाद तो मानो घर में पैसे और साजिद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर रोज कहासुनी हुआ करती थी, और जिससे कि साजिद जूही से तंग आ चुका था और वो जूही को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके बच्चे, बीवी और परिवार थे और एक तरफ पैसे की तंगी और उसका एक और गैर औरत के साथ अफेयर था। फिर साजिद और उसके साथ रह रहा एक और उसका भाई मोहम्मद इश्तियाक एक दिन अचानक शाहीन बाग में रह रहे अपने एक और भाई हसमत अली अंसारी के घर जाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर जूही को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहले तो 20 जून से कुछ दिन पहले ही साजिद अपने आसपास के लोगों का सारा कर्जा चुका देता है और कहता है कि अब 1-2 दिन में मैं और मेरा परिवार किराए का मकान छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो किसी को ये नहीं बताता कि वो कहाँ जाकर रहेगा। दोस्तों, उस वक्त साजिद और उसका परिवार जावेद अख्तर के किराए के मकान में रह रहे थे और जिसने यूएई से उन कार्टन बॉक्स को मंगाने के कुछ देर बाद खाली बॉक्स को अपने शाहीन बाग वाले मकान में रखवा दिए थे और उसी मकान में जूही का कत्ल भी हुआ था। अब आता है रविवार का दिन और तारीख भी 20 जून, वो दिन जिसके बारे में जूही को जरा भी खबर नहीं होती है कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। रविवार के दिन ही साजिद मार्केट से एक मीट क्लीनर यानी कि मांस को काटने का एक बड़ा सा छुरा खरीद कर लाता है और घर में लाकर उसे रख देता है। इसके साथ ही साजिद अपने दोनों बच्चों को दिन में ही अपने भाई हसमत के घर छोड़ देता है और अब जूही के कत्ल की पूरी फाइनल तैयारी हो चुकी थी। अब साजिद को इंतजार था तो सिर्फ रात होने का। जैसे ही रात होती है, साजिद घर के अंदर आता है और देखता है कि उसकी बीवी एकदम शांत है और इसीलिए वो आगे जाकर अचानक अपनी बीवी जूही को अनाप शनाप बोलने लगता है और इसी बात पर जूही भी अपनी मौत को बुलावा देने के लिए खड़ी हो जाती है और जमकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। जूही इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि साजिद का अचानक से आकर झगड़ा करना उसकी एक चाल है और वहीं साजिद इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब जूही आगोश में आए और कब मैं इस पर हमला करूं। और इतने में ही साजिद जूही के पास जाकर दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उसका गला दबाने लगता है और उसे फर्श पर पटक कर तब तक उसका गला दबाता है जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। और बस फिर क्या, चंद मिनटों में जूही की सांसें बंद हो जाती है और वो एकदम खामोश हो जाती है। इसके बाद साजिद चेक करता है कि जूही पूरी तरह से मरी है या नहीं और कुछ ही सेकंड के बाद साजिद को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बीवी अब कंप्लीटली डेड हो चुकी है। और फिर उसके बाद रात में ही साजिद अपने दोनों भाइयों को कॉल करता है और अपने मकान पर बुला लेता है। कुछ ही देर में दोनों भाई साजिद के पास पहुंचते हैं और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। साजिद और उसके दोनों भाई ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था कि जूही को कैसे मारना है और उसके बाद उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। पहले तो वो तीनों जूही की लाश को उठाकर वॉशरूम में ले जाते हैं और फिर साजिद को अपने भाई इश्तियाक को वो चाकू लाकर देता है जो उसने पहले ही लाकर रख लिया था और कहता है कि इस लाश के टुकड़े कर दो। फिर इश्तियाक साजिद से वो चाकू लेता है और जूही के सर, धड़ और हाथ पैर के 7 अलग अलग टुकड़े कर देता है और जूही के चेहरे को छुरी से बुरी तरह से डैमेज कर देता है ताकि उसकी लाश को कोई पहचान न सके। उसके बाद साजिद उसी किराए के मकान में पड़े एक कार्टन बॉक्स में से एक बॉक्स और अपने पास से एक बैग लाता है और पहले चावल की बोरियों में लाश के टुकड़ों को अच्छी तरह से भर लेता है और उसके बाद ऊपर से प्लास्टिक को अच्छे से लपेटकर फिर कार्टन बॉक्स में उसे बंद कर देता है। उन्होंने कुछ तरह इस लाश की पैकिंग की थी कि खून का एक भी कतरा बॉक्स से बाहर नहीं आ रहा था। सारी तैयारी के बाद साजिद अपने भाई हसमत को गाड़ी लाने को कहता है और कुछ ही देर में हसमत अपने दोस्तों के पास से जरूरी काम बताकर उसकी कार को ले आता है और फिर रात में ही वो तीनों मिलकर बॉक्स में बंद लाश को कार में रखते हैं और साजिद फिर उस लाश को लेकर काफी टाइम तक सरिता विहार और उसके आसपास घूमता रहता है। लेकिन रात में कुछ लोगों की हलचल की वजह से वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता। इसलिए कुछ देर के इंतजार करने के बाद साजिद दिल्ली के सरिता विहार के पास में ही ओखला नाम के एरिया में पड़े खाली प्लॉट के कचरे के ढेर पर अपनी बीवी की लाश को फेंक देता है और वहां से वापस रवाना हो जाता है। साजिद जब तक घर पहुंचता है तब तक साजिद के दोनों भाई वॉशरूम के अंदर का पूरा खून और बाकी सबूत मिटा चुके थे और इस तरह से साजिद अपनी ही बीवी जिसने उससे कभी प्यार और शादी की थी उसका एक ही रात के अंदर उसने नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन साजिद की इतनी कोशिश के बाद भी वो पुलिस के शातिर दिमाग
और इन्वेस्टिगेशन से नहीं बच पाता है। दोस्तों, साजिद पूछताछ के दरमियान बताता है कि जब उसका भाई इश्तियाक जूही की लाश के टुकड़े कर रहा था तो वो वहीं उसके पास बैठकर उसे टुकड़ों में कटते हुए देख रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में 22 जुलाई 2021 को पुलिस तमाम सबूत के साथ साजिद सहित उसके दोनों भाइयों को भी अरेस्ट कर लेती है और फिर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में लग जाती है। दोस्तों, पुलिस उनके खिलाफ एविडेंस भी काफी सारे कलेक्ट कर लेती है, जैसे कि जिस छुरी से जूही का मर्डर किया गया था वो छुरी, और फिर जिस फ्रेंड से हसमत कार मांग कर लाया था वो कार और उसका मालिक, उसके बाद वो कार्टन बॉक्स, वॉशरूम में बचे हुए खून के निशान। ऐसे बहुत से सबूत होते हैं जो कि अदालत में साजिद के खिलाफ पेश करने और उसे सजा दिलाने के लिए काफी थे। और दोस्तों, इस केस में साजिद के खिलाफ अपनी ही पत्नी का मर्डर और उसके दोनों भाई हसमत और इश्तियाक के खिलाफ लाश को निपटाने और सबूतों को मिटाने के जुर्म में भी अभी भी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। और साजिद के जो दोनों बेटे थे उन्हें अपने नाना और नानी के पास चंपारण बिहार पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इस केस में पुलिस बहुत ही शातिर तरीके से सिर्फ 2 ही दिन में कातिल तक पहुंच जाती है और मात्र एक बॉक्स की मदद से पूरे केस को सुलझा देती है, और जो कि अपने आप में ही काबिले तारीफ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी जूही अंसारी की, जिसका शायद कोई कसूर तो नहीं था, फिर भी उसके अपने ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं और मरने के बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत करके उसे फेंकते हैं। और इतना सोचकर किसी का भी दिल सहम जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो उम्मीद है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा।